वेलकम टू ASR's IAS इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है asr.com। यहाँ पे हमने काफी सारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए। पहला है कि फ्री मॉक टेस्ट इनिशिएट किए गए हैं फॉर प्रीलिम्स 2017। तो पहला मॉक टेस्ट संडे 30 अप्रैल को यानी कि कल हुआ और अच्छा रिस्पांस आया। ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी ये टेस्ट दे सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन फ्री टेस्ट हमारे जो है करंट अफेयर्स के भी डेली टेस्ट आते हैं, तो ये स्टूडेंट लॉगिन पैनल है यहाँ पे। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, वो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं भी हो तो आप फिर भी साइन अप कर सकते हैं। हमारा ये इनिशिएटिव है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, सिलेक्ट कोर्स कैटेगरी में आप यूपीएससी को सिलेक्ट कीजिए, सिविल सर्विस एग्जाम, और कोर्स में आप यहाँ पे फ्री एमसीक्यू टेस्ट ऑनलाइन सिलेक्ट करके ये जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट से ऐड किया जाएगा। तो ये जब इंस्टीट्यूट से ऐड किया जाएगा यहाँ पे, तो आपको एक लॉगिन आईडी और डिटेल्स मिलेंगे, पासवर्ड। अगर आपको ये डिटेल्स नहीं भी मिलते तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो इससे आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के डेली एमसीक्यू टेस्ट अपलोड होते हैं, वो भी आप दे पाएंगे। और जो कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट टेस्ट है वो लाइव है टिल 18 जून आपकी प्रीलिम्स तक, तो वो भी आप दे सकते हैं। आगे और भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फ्री अवेलेबल होंगे, तो वो भी आप फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये मुंबई बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट मुंबई में बेस्ड है। तो यहाँ पे ये बैच चलती है जो दीज आर फैकल्टीज कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ पे वो आके पढ़ाते हैं। तो ये बैचेस में स्कॉलरशिप का एंट्रेंस टेस्ट जो अभी स्टार्ट किया है हमने, तो यहाँ पे आपका जो स्कोर आएगा ये एग्जाम में उतना आपको परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा। स्कोरिंग फुल 100% स्कोर आया तो आपको 100% फ्री डिस्काउंट मिलेगा। जो अभी फर्स्ट टेस्ट हुआ ये भी 30 अप्रैल को हुआ, और यहाँ पे टॉप स्कोरर्स अराउंड 44% टॉप स्कोर है और 33% पे भी काफी लोग हैं। तो इन सबको ये डिस्काउंट मिलेगा इन द पोस्ट में। तो ये अभी स्कॉलरशिप का एंट्रेंस टेस्ट सेकंड हो रहा है 15 मई, तो आप उस दिन भी मुंबई में यहाँ पे रजिस्टर करके ये टेस्ट के लिए आ सकते हैं। अब आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे मई 2017 से स्टार्ट होगा योर करंट अफेयर्स और प्रीलिम्स 2018। तो एक साल का करंट अफेयर्स लगता है, मतलब मई 2017 तक अप्रैल 2018 तक आपको प्रीलिम्स 2018 के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होगा। तो अब ये जरूरी है। तो फ्रॉम 1 मई 2017 यहाँ पे आप न्यूज हम देख सकते हैं। हम न्यूज एडिटोरियल क्वेश्चन बैंक अपलोड करते हैं, और एक नया जो कॉलम ऐड किया गया है अब वो है कीवर्ड्स। तो ये जो न्यूज में इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे उन सारों को यहाँ हम कीवर्ड्स में लिस्ट डाउन करेंगे। जैसे 1 मई के कीवर्ड्स जो है हम देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स है। सार्क सैटेलाइट हमने डिस्कस किया आज, वीवीपैट, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ये सारा हम डिस्कस करने वाले न्यूज में। तो यहाँ पे इनको लिस्ट डाउन किया गया है। तो अगर ये टर्म्स देख के आपको इसके बारे में याद आ जाता है, आपको सब कुछ पता है, ग्रेट। अगर लेटर रिविजन के टाइम पे अगर आपको यहाँ पे कहीं भी लगता है कि आपका यहाँ क्लैरिटी नहीं है, आपको इसको डिटेल में देखना है, तो आप न्यूज फाइल खोल के उसको देख सकते हैं। तो ये पर्पस है इन सारों कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन करने का। तो ये है एक चीज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगी क्विक रिविजन के लिए। एडिटोरियल्स भी अपलोड किए जाते हैं जो हिंदू में आते हैं, न्यूज द हिंदू से, और क्वेश्चन बैंक में जो लीड आर्टिकल्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम आउट करके ये क्वेश्चन बैंक अपलोड किया जाता है, और इन सारों का एक पीडीएफ फाइल बनाई जाती है। आप ये डेली पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे न्यूज पे। तो जो न्यूज आइटम्स 1 मई के लिए पिकअप की गई है वो यहाँ पे है। तो ये 20 न्यूज आइटम्स है आज जो हमने पिकअप की। तो इनको डिटेल में देखेंगे। ये सारा न्यूज आइटम द हिंदू से है। कई बार हमको रिक्वेस्ट आती है कि और न्यूज़पेपर से, पीआईबी से आप न्यूज कवर कीजिए, बट द थिंग इज कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए और सिविल सर्विसेज हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम एसेंशियल करना होता है। अगर आप हर सब्जेक्ट में मास्टरी करने जाओगे, ज्यादा करोगे, तो आप अपने लिए बल्क ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, उसका रिविजन ज्यादा होगा, और उसमें से आपको जितना याद रहेगा वो डिफिकल्ट हो जाता है, और काफी सारा ओवरलैपिंग भी होगा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ इट ओवरलैप होता है। तो इसीलिए ज्यादा नहीं करना होता है, मिनिमम एसेंशियल से आपका पूरा कवरेज होता है। अब देखते हैं आज की न्यूज आइटम्स। पहली न्यूज आइटम है सार्क सैटेलाइट में भी लॉन्च्ड बाय May 5। तो ये सार्क सैटेलाइट है, इसको साउथ एशियन सैटेलाइट किया गया। एक्चुअली सैटेलाइट का नाम है GSAT-09। तो ये सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करेगी और इसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। इसमें सारी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जो कंट्रीज है वो सारी इन्वॉल्व है एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो ये सार्क सैटेलाइट है। इसके अंदर 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स है। तो KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स यूज किए जाते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशंस। तो
जैसे कि DTH, VSAT टेक्नोलॉजी से यूज की जा सकती है, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट इससे फैसिलिटेट किया जाएगा साउथ एशियन रीजन में। तो ये इसका बेनिफिट है। तो ये 35 करोड़ की सैटेलाइट लॉन्च का खर्चा है जो इंडिया के ऊपर आएगा, और इसका मिशन लाइफ भी 12 साल का है। और इसको लॉन्च व्हीकल जो है GSLV Mk2 यूज की जा रही है। इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है जिस वजह से फ्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है। तो क्रायोजेनिक बेसिकली इज वेरी लो टेम्परेचर, एकदम ठंडा। तो ये लो टेम्परेचर पे फ्यूल जब कंप्रेस किया जाता है तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कैपेसिटी ज्यादा होती है सैटेलाइट्स, हेवी सैटेलाइट्स फिट इन करने की। तो ये इसका बेनिफिट होता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का। तो ये क्रायोजेनिक इंजन हमने इंडिजिनियसली बनाया है, खुद बनाया है, और ये यूज की जा रही है GSLV Mark। ये सैटेलाइट GSAT 09 के बारे में है। और ये जो सारे बैंड्स हमने अभी डिस्कस किए, तो जैसे KU बैंड यहाँ यूज किया जा रहा है, तो ये सारे बैंड्स होते हैं। तो ये बैंड्स फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं, L बैंड, S बैंड, KU बैंड वगैरह है। तो जैसे ये बैंड्स एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो वैसे जो एंटीना साइज जरूरत होती है सिग्नल्स को गैदर करने के लिए, वो कम होती जाती है। तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो ये यहाँ पे एक, और ये हर एक बैंड का अलग पर्पस होता है। तो C बैंड जैसे है, तो C बैंड यूज किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, जनरली ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है। तो KU बैंड वहाँ बेनिफिशियल नहीं होता, तो C बैंड यूज किया जाता है। KU बैंड सिग्निफिकेंटली यूज किया जाता है फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। X बैंड, KA बैंड जैसे, तो ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। वो सारे बैंड्स। अगला न्यूज आइटम है EC में चेंज रिकाउंटिंग रूल्स। तो इलेक्शन कमीशन ने अब ऑर्डर दिया है कि रिकाउंटिंग रूल्स चेंज हो गए, क्योंकि वीवीपैट मशीन्स अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो वीवीपैट मशीन्स के लिए हमने रिसेंटली डिस्कस किया था न्यूज में कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो अब सारे वीवीपैट मशीन्स लिंक किए जाएंगे विद ईच EVM। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ अभी ये वीवीपैट मशीन भी होगा। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इससे क्या होगा, जब आप वोट करोगे ऑन द EVM, तो जो वोट आपने किया है वो इस वीवीपैट मशीन में रजिस्टर होगा और एक प्रिंट स्लिप आएगी, और वो वोटर को दिखेगी थोड़ी देर के लिए कि आपने क्या वोट किया। तो अगर वो वोट आपका रजिस्टर होता है जो, और सही रजिस्टर हुआ है, तो कुछ सेकंड के लिए विजिबल होगा और आप वो देख सकते हैं। लेकिन वो पेपर प्रिंट बाहर नहीं निकलेगा, आप लेकर नहीं जा सकते, फिर से मशीन में ही रहता है। तो वो वीवीपैट वोटर वेरीफाई हो गया, वोटर ने वेरीफाई कर लिया, और ये पेपर ऑडिट रहता है। तो अगर बाद में कभी रिकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है तो इससे ऑडिट किया जा सकता है, फिर से देखा जा सकता है कि कौन से वोट्स रजिस्टर हुए थे, काउंटिंग सही या नहीं। तो ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अपने रिकाउंटिंग रूल्स चेंज करने होंगे, क्योंकि फिलहाल वो रैंडम बेसिस पे रिकाउंटिंग करते हैं। तो अब ये रूल्स चेंज किए जाएंगे। तो ये वीवीपैट मशीन के बारे में है। तीसरा न्यूज आइटम है इंडिया डिडंट एक्ट ऑन पेरिस पैक्ट। ट्रम्प, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो पेरिस अग्रीमेंट में रहना चाहते हैं या उससे निकलना चाहते हैं। ये पेरिस अग्रीमेंट रेटिफाई किया गया था यूएस से अंडर बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसको रेटिफाई किया था, पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इवन इलेक्शन टाइम से वो कह रहे हैं कि ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को वो अग्री नहीं करते और ये उससे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं और जो डिमांड किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से, वो काफी ज्यादा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया, इवन रशिया, उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको बेनिफिट होगा। तो ये एलिगेशन है, तो वो अपना डिसीजन बताएंगे 2 हफ्तों में। तो ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये रेटिफाई किया गया। इंडिया ने भी इसको 2 अक्टूबर 2015 को रेटिफाई किया। ये इफेक्टिव भी हो गया है फ्रॉम नवंबर 2016। तो ये इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है जो सक्सेसर है टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, तो वो 1995 में साइन हुआ था, पर उसको इफेक्टिव होने के लिए सालों लग गए। 2007 में फाइनली इफेक्टिव हुआ एंड इट कंप्लीटेड इट्स टर्म 2015 में। तो अब ये जो अग्रीमेंट है, इसको हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि उसमें यूएस ने रेटिफाई ही नहीं किया, तो यूएस पार्टिसिपेशन ही नहीं था। और यूएस इज अ मेजर ग्लोबल वार्मिंग कंट्री, ग्रीन हाउस एमिटर, तो इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। और कनाडा जो इसकी मेंबर थी, उसने बाद में यहाँ से निकल गए, ट्रीटी से निकल गए, क्योटो प्रोटोकॉल से। तो यहाँ पे भी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है। उन्होंने जो यहाँ पे अप्रोच यूज किया है वो ये है कि हर कंट्री खुद बताएगी कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो हर कंट्री से INDCs मांगे गए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। तो हर कंट्री ने अपनी INDC
सबमिट की, इंडिया ने भी की है, और एक बार आपने ये एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया तो आपके ऊपर ये लायबल है, आपको इनको फॉलो करना है, अदा करना है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। तो ये मेजर प्रोविजन है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोविजंस है इनके, ये क्या टारगेट है, तो यहाँ पे हमको ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है, ये एक मेन पर्पस है। इवन ट्राई टू ब्रिंग इट टू बिलो अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। फाइनेंसिंग जो है वो मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज से आएगी, रिच कंट्रीज है, तो $100 बिलियन वो देंगे बाय 2020, ये एक्सपेक्टेड है। डिफरेंशिएशन है, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि दे आर डेवलप्ड, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हो गया है, एमिशंस काफी हो चुके हैं, तो ये उनका बर्डन भी ज्यादा रहेगा, वो एक डिफरेंशिएशन होता है। और एमिशन ऑब्जेक्टिव्स जो रखे गए हैं, तो ये एज सून एज पॉसिबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को पीक करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एमिशन अब हो गए, अब उसके बाद गोइंग डाउन, अब एमिशंस रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, तो वो ये भी एक टारगेट है। और फिर बर्डन शेयरिंग का टारगेट है डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज मेजरली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेंगे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए। और रिव्यू मैकेनिज्म है इसमें, तो रिव्यू मैकेनिज्म ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 2023, या फर्स्ट रिव्यू होगा, और उसके बाद एवरी 5 इयर्स रिव्यू किया जाएगा कि आपने जो कंट्रीब्यूशंस बताए थे वो आपने अदर किए, उसको फॉलो किए उनको कि नहीं, तो वो यहाँ रिव्यू मैकेनिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे मेजर प्रोविजंस है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के। और इंडिया के आईएनडीसी 3 मेजर पॉइंट्स है जो हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, तो हमने आईएनडीसी जो दिए, एक है कि हम हमारी एमिशन इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं बाय 33 to 35% ऑफ जीडीपी, इतना हम कम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट 33-35% कब से 2005 में जितना था उससे हम अब 23-35% रिड्यूस करेंगे बाय 2030। सेकेंड है कि हम हमारा जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड है उसकी वो कैपेसिटी में हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऐड करेंगे, तो एटलीस्ट 40% कंट्रीब्यूशन नॉन फॉसिल फ्यूल हो, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज हो, ये हमारा टारगेट रहेगा बाय 2030। पर ये दो चीजों पे कंटिंजेंट है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, और दूसरा है कि वो हमको लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस भी दे, फंडिंग भी दे, उससे हम ये कर पाएंगे। तीसरा है कि हम कार्बन सिंक ऐड करेंगे, 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट का CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक हम ऐड करेंगे थ्रू फॉरेस्ट्स एंड ट्री कवर्स। तो फॉरेस्ट ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो दीस आर कॉल्ड कार्बन सिंक्स, तो इसीलिए ये भी इंक्रीज की जाएगी बाय 2030। 3 मेजर प्रोविजंस है। बाकी है कि क्लाइमेट चेंज को बेटर अडॉप्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इन वेरियस प्रोग्राम्स, और डोमेस्टिक और नए एडिशनल फंड प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। ये आईएनडीसी से मेजर पॉइंट्स, और ये कैसे अचीव करेंगे वो भी यहाँ मेंशन है। तो अगर आपको मेंस में भी कोई सवाल आता है कि कैसे इंडिया अपनी आईएनडीसी अचीव करेंगे, तो हर एक पॉइंट के लिए क्या किया जाएगा वो यहाँ मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट के लिए भी, सेकंड 40% नॉन फॉसिल फ्यूल, और थर्ड के लिए अफॉरेस्टेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है हु सस्पेक्टेड कैटल थीव्स लिंच्ड इन असम्स नगाम। तो ये दो मेन जिनके ऊपर शक था कि इन्होंने कैटल चोरी की है, उनको लोकल्स ने यहाँ पे पीट के इनकी डेथ हुई। ये नगाम डिस्ट्रिक्ट असम में, अगेन काउ स्लॉटर जो बैंड है यहाँ पे, लेकिन अगर सर्टिफिकेट दी जाती है कि ये कैटल फिट फॉर स्लॉटर है तो उनका काउ स्लॉटर अलाउड भी है। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है नो टूरिस्ट एंट्री इनटू ओडिशा नेशनल पार्क। तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क है ओडिशा में, यहाँ पे टूरिस्ट एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लाया गया है क्योंकि अभी क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सीजन है और ये ह्यूमन डिस्टर्ब ना करे यहाँ पे इस रीजन में, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लाए गए। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन वेरियस नेशनल पार्क्स, वाइल्डलाइफ सैंक्चुरीज, कि वो कौन सी स्टेट में वो मैच करो, या कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं उन पे मैच करो। तो यह हम पूरी लिस्ट एक साथ याद नहीं कर सकते, रोट लर्निंग नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते, तो जैसे न्यूज में आता है वैसे आप इनको पिकअप करो और याद करो। दिस इज द बेस्ट वे, तो ये आपको याद रखना है, भितरकनिका ओडिशा क्रोकोडाइल्स। फिर अगला न्यूज आइटम है 6 टाइगर्स टू बी रिलोकेटेड टू बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व है इन वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे टाइगर्स काफी टाइम से स्पॉट नहीं किए गए। हालांकि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कहते हैं कि यहाँ 3 टाइगर्स एटलीस्ट है। तो यहाँ पे अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने परमिशन दी है कि 6 टाइगर यहाँ पे लाए जाएंगे फ्रॉम असम। तो असम हमने पहले भी डिस्कस किया है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो
तो यहाँ पे असम में सबसे ज्यादा टाइगर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब के इन टर्म्स ऑफ एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी जो मानी जाए तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइगर्स असम में, मतलब कम एरिया में ज्यादा टाइगर्स है, तो ये असम से लाए जाएंगे। और यहाँ पे एक कंसर्न जो आया वो ये है कि यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट है, विलेजेस है, तो उनका और टाइगर्स का कोएग्जिस्टेंस कैसे होगा वो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। ऑफिशियल्स यहाँ कहते हैं कि जो विलेजर्स कोर एरिया में रहते हैं उनको हम रीसेटलमेंट देने के लिए रेडी, ये एक इशू है। फिर अगला न्यूज आइटम है ड्रॉप्स ऑफ वाटर बेटर देन द गश। तो यहाँ पे ये न्यूज है रिगार्डिंग आर्टिकल है रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर के लिए कैसे इफेक्टिवली वाटर यूज किया जा सकता है। तो ड्रिप इरिगेशन काफी बेनिफिशियल है, तो ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है कि प्रिसाइसली स्पेसिफिक, जितना चाहिए उतना ही लेना है। तो प्रिसीजन फार्मिंग का मेन कंसेप्ट ये है कि जितना इनपुट चाहिए उतना ही लो, जितने अमाउंट में चाहिए उतना ही लो, जब चाहिए जो टाइम पे चाहिए तभी ही, और जिस जगह में चाहिए राइट इनपुट, राइट अमाउंट, राइट टाइम, राइट प्लेस। तो ये होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसके लिए काफी टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाती है, इवन रिमोट सेंसिंग यूज किया जाता है, ड्रोन्स यूज किए जाते हैं, जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है, इवन ड्रिप इरिगेशन विल बिकम पार्ट ऑफ इट। तो ये एक प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक हम डेवलप करना चाहते हैं और ये बेनिफिशियल रहेगा। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु अब टेस्टिंग कर रही है फॉर सब सरफेस इरिगेशन, सरफेस पे नहीं उसके नीचे जाके इरिगेशन है कि प्रिसाइज पॉइंट पे ही वहां पे वाटर सप्लाई किया जाए, तो प्रिजर्वेशन भी होगा प्लस इट विल बी बेनिफिशियल। फिर अगला न्यूज आइटम है टर्की सीज रोल इन कश्मीर टॉक्स। तो अब टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तायिप एर्दोगन ये इंडिया में विजिट पे है। इनसे पहले साइप्रस प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट पे आए थे, हमने डिस्कस किया था। तो ये साइप्रस प्रेसिडेंट ने तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमको असिस्टेंस दे, क्योंकि टर्की ने साइप्रस में इन्वेजन किया है 1974। तो ये साइप्रस जो है ये मेडिटरेनियन सी में ये आइलैंड नेशन है, आप देख सकते हैं। तो ये है वेस्ट एशिया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये एथेंस ग्रीस है, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट यहाँ पे है। तो ये साइप्रस जो मेडिटरेनियन सी में लोकेटेड है, ये एक्चुअली ऊपर का पार्ट ये रीजन है, ये टर्किश साइप्रस माना जाता है, ये ग्रीक साइप्रस। तो यहाँ साइप्रस में 1974 में जब टर्की ने यहाँ रीजन ऑक्यूपाई कर दिया तो अब यूएन मैंडेट से यहाँ पे सीजफायर मेंटेन किया गया है। तो यहाँ पे साइप्रस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये दोनों रीजन्स अब मर्ज हुए और इसके लिए वो इंडिया का असिस्टेंस ले। और इंडिया ने अपना स्टैंड वही रखा है कि हमने पहले भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, हमारा स्टैंड अभी भी वही है। वी आर विद साइप्रस, बट ऑफ कोर्स प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना अब तक हमने वो कुछ डिसीजन नहीं है। और अब जब टर्की प्रेसिडेंट यहाँ विजिट पर आए हैं तो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग कश्मीर इशू। तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर इशू में टर्की प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है और दोनों के लिए निगोशिएट कर सकते हैं और एक लास्टिंग सोल्यूशन को जम्मू कश्मीर में ला सकते हैं। और ये हम देखेंगे क्योंकि टर्की का स्टैंड हमेशा से पाकिस्तान स्टैंड से क्लोज रहा है और ये भी रिटेलिएशन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल डिस्प्यूट, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है और हम आपस में ही ये रिजॉल्व करेंगे। एक्चुअली जब पाकिस्तान फोर्सेस ने कश्मीर पे हल्ला बोला था और जो रीजन ऑक्यूपाई किया गया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उस टाइम पे हमने यूएन को अप्रोच किया था ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। तो वहां पे हमने जब यूएन में अप्रोच किया तो कोल्ड वॉर पीरियड था 1947 के बाद जो वॉर हुई थी फॉर कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ पे यूएन में जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो पावर्स थे वेस्टर्न पावर्स, उन्होंने पाकिस्तान को बैक किया और इंडिया इससे डिसहार्टन हो गई कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे और इस वजह से ये मैटर यूएन में एक बार रेफर हो गया। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाया गया, दैट इज कॉल्ड कराची एग्रीमेंट। ये 1951 का अग्रीमेंट था और इसके अंदर सीज फायर लाया गया। तो वो चाहते थे अब जो हो गया है, जितना ऑक्यूपाई किया गया वो पाकिस्तान के अंदर ही था, हम चाहते थे जस्टिस के यहाँ पे जस्टिस प्रिवेल हो कि कश्मीर राइटफुली हमको मिले, पर वो नहीं हो पाया। सीज फायर लाया गया और ये सीज फायर को ऑब्जर्व करने के लिए यूएनएमओजीआईपी लाया गया। ये यूएनएमओजीआईपी है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो यूएनएमओजीआईपी लाई गई थी कि कोई भी सीज फायर वायलेशन होगा तो ये उनको ऑब्जर्व करेंगे वो और यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये कराची एग्रीमेंट के अंदर था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच फिर से वॉर हुई 1960
ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद फिर से वॉर हुई 1971 में, जब बांग्लादेश भी लिबरेट हुआ, तब हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया 1972 में। और ये शिमला एग्रीमेंट में हमने एलओसी को डिफाइन किया। तो एलओसी टर्म यहाँ पे आता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब हम कहते हैं, इंडिया का ये स्टैंड है कि शिमला एग्रीमेंट के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन की गई है। तो अब कराची एग्रीमेंट तो सब सुपरसीड हो गया, क्योंकि उसके बाद हमने और भी इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट साइन किए। तो अब यूएनएमओजीआईपी का कोई मैंडेट नहीं रहा है और हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। हालांकि अभी भी पाकिस्तान सीजफायर वायलेशंस के लिए यूएनएमओजीआईपी के पास रिपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया का स्टैंड है। ना हम यूएन इंटरवेंशन चाहते हैं, ना हम एनी थर्ड कंट्री इंटरवेंशन चाहते हैं। हम चाहते हैं ये बायलैटरल डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान ही इसको रिजॉल्व करे। तो ये स्टेटस है। और टर्की ने और एक इशू उठाया, दैट वाज ऑफ एनएसजी मेंबरशिप। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी इंडिया चाहती है उनकी मेंबरशिप को, पर टर्की ने भी कहा कि इंडिया की भी मेंबरशिप हो और वो पाकिस्तान को भी बैक कर दे। तो ये सेम स्टैंड है जो चाइना भी ले रही है। चाइना कहती है कि एनएसजी में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। तो उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन थे, वहां पे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मिस्टर ए.क्यू. खान, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी माना जाता है इन पाकिस्तान, उन्होंने ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट की, मतलब स्प्रेड की, फैलाई। नॉट जस्ट इन ईरान, ईरान में भी उन्होंने पहुंचाया, इवन नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एलिगेशन से कि ये पाकिस्तान से ही गया है। तो ये उनके एलिगेशन से। हालांकि इंडिया के पास क्लियर है, हमने कोई प्रोलिफरेशन नहीं किया, नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड स्ट्रांग है। तो हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में दोनों कंट्रीज को एक साथ कैसे स्टैंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो एक क्वेश्चन हम रेज करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एनएसजी में मेंबरशिप बाय कंसेंसस होती है, मतलब जितने भी एनएसजी के मेंबर्स हैं, जब सब हाँ कहेंगे तभी मेंबरशिप मिलेगी। और एनएसजी में 48 नेशंस और बस एक चाइना है। तो जब तक चाइना एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक एनएसजी मेंबरशिप डिफिकल्ट है। और हम चाहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ताकि हम एक्सपोर्ट्स कर सके न्यूक्लियर सप्लाईज जो भी है, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी। और इवन यूएसए के साथ ट्रेड के लिए भी एनएसजी मेंबरशिप हमारे लिए जरूरी है। तो ये एक पॉइंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है इलेक्शन कमीशन फॉर 5-year बैन ऑन दोज ब्राइबिंग वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि जो लोग ब्राइब करते हुए पकड़े जाए, जिनके ऊपर चार्जशीट लगे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए फ्रॉम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते 5 साल। तो ये होना चाहिए। तो ये रिसेंट जो केस हुआ था आरके नगर असेंबली के बाइपोल्स हो रहे थे तमिलनाडु में, तो ये सीट वेकेट हुई थी आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता की डेथ के बाद। तो ये सीट के जो इलेक्शंस हो रहे थे, इनमें कैंडिडेट्स ने काफी अलग अलग इनोवेटिव तरीके से वोटर्स को ब्राइब करने की कोशिश की। तो यहाँ पे ये सब एलिगेशन जब सामने आए तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे वोटिंग कैंसिल कर दी। इलेक्शंस कैंसिल हो गए थे इंडेफिनिटली, पर अब इलेक्शन कमीशन चाहती है कि उनके पास पावर्स हो कि इसके ऊपर वो एक्शन ले सके। तो ये यहाँ पे उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी पावर्स है अंडर द लॉ कि वो मसल पावर अगर यूज किया जा रहा है तो इलेक्शंस कैंसिल कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि उनको बाय लॉ ये पावर भी मिले कि अगर मनी पावर यूज किया जा रहा है तो भी वो इलेक्शंस कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पावर ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आर्टिकल 324 के अंदर इनको ये पावर है, और वो चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली डिराइव ना किया जाए, बट लॉ में ही चेंजेस लाए जाए ताकि उनके पास पावर हो कि वो इलेक्शंस कैंसिल कर सके। तो ये उनका एक और डिमांड है। फिर अगला न्यूज आइटम है नीति आयोग लुक्स एट म्यूजियम्स टू ग्रो टूरिज्म। तो ये नीति आयोग, हमने देखा है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई थी। तो गवर्निंग काउंसिल में सारे मेंबर्स नीति आयोग के होते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चेयरमैन होते हैं गवर्निंग काउंसिल में, और इवन नीति आयोग इन जनरल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। और सारे स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर्स यहाँ रिप्रेजेंटेड होते हैं, इवन यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो ये नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग भी हुई, और अब नीति आयोग ने ड्राफ्ट 3-year एक्शन प्लान बनाया। तो ये नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, ये रिप्लेस करती है प्लानिंग कमीशन। तो अब 5-year प्लान्स एंड किए गए हैं। लास्ट 5-year प्लान मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को wrap up हो गए। तो अब 5-year प्लान्स नहीं हो गए, पर नीति आयोग ने जो प्रपोज हुआ है वो है कि एक 15-year लॉन्ग टर्म विजन हो, 7-year मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाए, और 3-year एक्शन प्लान हो। तो अब ये ड्राफ्ट 3-year एक्शन प्लान बना है, जिसको स्टेट्स के साथ डिस्कस किया जा रहा है, इनको फाइनलाइज किया जाएगा। और ये ड्राफ्ट में जो जो प्रोविजंस है वो न्यूज में जैसे आते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो ये न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग म्यूजियम्स।
तो नीति आयोग चाहती है कि म्यूजियम जो है कंट्री में उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, एक सुपर बॉडी बनानी चाहिए जो सारे म्यूजियम्स को रेगुलेट कर सके, उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। तो ऐसी अथॉरिटी वो चाहते हैं, क्योंकि वो नीति आयोग का मानना है कि टूरिज्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल सेक्टर है जिसको टैप करना चाहिए। तो यहाँ पे काफी पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काफी पोटेंशियल है, फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकता है अगर फॉरेन कंट्रीज में इसको प्रमोट किया जाए। और नीति आयोग स्पेसिफिकली चाहती है कि बीच डेवलप किए जाए, 5 एक्सक्लूसिव टूरिज्म डेवलप किए जाए अराउंड बीचेस, और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एशियन कंट्रीज जैसे कि चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है फार्म सुसाइड गेट्स अटेंशन ऑफ अपेक्स कोर्ट। तो हमने देखा है न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात स्टेट में फार्मर सुसाइड का जो केस सामने आया था उसको एक्सटेंड करके ऑल ओवर इंडिया के लिए उसको एप्लीकेबल किया है, और ये केस अब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने यहाँ पे जो सबमिट किया है अपना एफिडेविट, उसमें उन्होंने कहा है कि काफी सारी स्कीम्स हमने लाई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, पर इसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट डोमेन में आता है, ये गवर्नमेंट का मानना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजंस जो है कि फार्मर सुसाइड्स क्यों होते हैं, तो उनके रीजंस वही रहे हैं, क्रॉप फेलियर होता है, मानसून इरेगुलर होती है, वाटर रिसोर्सेज अश्योर्ड नहीं होते हैं, तो उनकी वजह से क्रॉप्स फेल हो जाते हैं और सुसाइड्स किए जाते हैं, पेस्ट्स अटैक, डिजीजेस वगैरह जो होते हैं, और इवन सोशल कॉजेज जैसे मैरिजेस वगैरह में जो खर्चे होते हैं उन वजह से भी फार्मर्स सुसाइड करते हैं। तो इसके लिए इस एफिडेविट में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए तो प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया अबाउट द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई, उसको बताया गया है। इवन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। इवन आरबीआई ने रिसेंटली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक है उनको कहा था कि अगर फार्मर्स को लीनियंटली ट्रीट किया जाए, अगर फार्मर्स का क्रॉप लॉस हुआ है एटलीस्ट 33% ऑफ, तो ये उनको रीशेड्यूल भी करने देना चाहिए लोन्स को कि वो बाद में पे कर सके, टाइम देना चाहिए। तो ये आरबीआई का भी सजेशन था बैंक्स के लिए। और किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा हमने इवन ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम भी अब लॉन्च की है, तो इसको भी एक्सपांड किया जा रहा है। तो ये सारे फार्मर्स को बेनिफिट करेगा, ये एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया। तो हम ये स्कीम्स को भी थोड़ा क्विक लुक ले लेते हैं। एक है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो पहले भी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स रही है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स रही है, और इस स्कीम में जो प्रोमिनेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो कवरेज दिया जाता है इंश्योरेंस के लिए वो ज्यादा है। यहाँ पे इवन लोकलाइज्ड रिस्क, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, उनको भी यहाँ कवर किया गया है। और फार्मर्स कंट्रीब्यूशन जो है प्रीमियम में कम होगा, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। पर पहले जो प्रीमियम पे कैप रखा जाता था कि इंश्योरेंस के लिए फार्मर्स को कितना प्रीमियम देना होगा, वो कैप एक्चुअली हटाया गया है। तो ये मार्केट रेगुलेटेड हो गया है कि प्रीमियम कितना करना चाहिए। तो ये एक एस्पेक्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तो एक्सपेक्टेड ये है कि कंपटीशन की वजह से ये प्रीमियम कम से कम रहेगा। फिर अगला है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम तो पुराना है, 1998-99 में नाबार्ड और आरबीआई ने मिलकर लॉन्च किया था। तो ये क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब फार्मर्स लोन ले सकते हैं। तो जो लोन्स जब चाहिए फार्मर्स को, तो ये क्रेडिट कार्ड यूज करके वो क्विक लोन्स ले सकते हैं। फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर मार्केट को ऑनलाइन लाया जा रहा है, पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, 2016 में ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस है उसको मंडी में रजिस्टर करेंगे, उनको लाइसेंस मिलेगा इसके लिए, और फिर उनका क्रॉप का क्वालिटी चेक होगा लेबोरेटरी में, और क्वालिटी चेक के बाद जो क्वालिटी रिपोर्ट आएगा, प्राइस फिक्स किए जाएंगे। उसके बाद ये बिड को ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो इसके बाद वो बायर्स ऑल ओवर इंडिया इस बिड के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, और जैसे बिडिंग का प्रोसेस हो जाएगा, किसी को फार्मर्स का ये बिड सक्सेसफुल रहेगा, तो यहाँ पे चालान उनको जनरेट होके पैसा मिल जाएगा। तो ये फार्मर्स और जो कॉर्पोरेट्स है या जो भी यूजर्स है उनके बीच का गैप हटाया जा रहा है। तो इंटरमीडिएरीज काफी सारे हट जाएंगे, तो वो एक बेनिफिट है ई नाम का। तो ये है, और ये ऑफ कोर्स पेमेंट एनईएफटी के थ्रू ऑनलाइन होगा, ये पूरा इसका। फिर अगला न्यूज आइटम है रियल एस्टेट एक्ट विल कम इनटू फोर्स टुडे।
तो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, तो ये अब 1 मई 2017 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसके बाद अब सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाएगा। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास कंपलसरीली विदिन 3 मंथ्स उनको रजिस्टर करना होगा सारे ऑनगोइंग और न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये स्टेट्स बनाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, और इवन इसका एपेलेट ट्रिब्यूनल वो भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी ये स्टेट्स में बनेगा। तो इनके ऊपर ये भी स्टेप्स है, पॉइंट्स है कि इनको अपना केस जो रजिस्टर किया जाएगा, अगर बायर्स यहाँ कंप्लेन करते हैं रेगुलेटर को डायरेक्टली कंप्लेन भी कर सकते हैं, और ये रेगुलेटर उनके ऊपर क्विक डिसीजन लेके विदिन 60 डेज उनको डिसीजन लेना होगा। ये एक पॉइंट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रोजेक्ट सेल किए जाएंगे, डेवलपर्स सेल करेंगे, वो सिर्फ कारपेट एरिया से ही सेल कर सकते हैं। कारपेट एरिया मतलब कि ये जो एक प्रोजेक्ट है, तो अगर यहाँ पे घर में कारपेट मतलब जहाँ पे कारपेट आप बिछा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कारपेट एरिया। लेकिन अभी जो टर्म्स आते हुए बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्ट अप एरिया मतलब कारपेट एरिया ही नहीं, पर वॉल्स की थिकनेस भी ऐड की जाती है, बालकनीज, डक्ट्स वगैरह सब ऐड किया जाता है, उसको कहते हैं बिल्ट अप एरिया। और सुपर बिल्ट अप एरिया होता है, वो बिल्ट अप एरिया से भी 25% ज्यादा होता है, तो उसके अंदर लिफ्ट एरिया, लॉबी एरिया, क्लब हाउस वगैरह जो भी फैसिलिटीज है उनका भी एरिया यहाँ पे परसेंटेज ऐड किया जाता है, तो ये सुपर बिल्ट अप एरिया होता है। तो अब यहाँ पे रेगुलेशन ये है, एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि सेलिंग जो होगा हाउसेस का वो सिर्फ कारपेट एरिया के बेसिस पे होगा, और जो अब यहाँ पे डेवलपर्स सेल करेंगे तो ये 5 साल तक उनकी लायबिलिटी होगी कि कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा तो वो रिपेयर। और डेवलपर्स जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे और जब पैसे लेंगे होम बायर्स से, तो एडवांस अमाउंट सिर्फ 10% तक ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते बिफोर इंकिंग अग्रीमेंट, या अग्रीमेंट साइन होने से पहले। और जब पेमेंट्स लेंगे भी तो इसमें से 70% जो है पैसा उनको एस्क्रो अकाउंट में सेपरेटली रखना होगा डेवलपर्स को। नहीं तो जनरली देखा जाता है कि डेवलपर्स ये पैसा और कोई प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं और फिर ये प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो इसीलिए ये भी एक प्रोविजन एक्ट में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिस वजह से अब यहाँ पे रेगुलेशन लाया जाएगा और होम बायर्स को बेनिफिट होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, आर्मी सेट टू इंस्टॉल स्मार्ट फेंस अलोंग एलओसी। तो ये स्मार्ट फेंस है, मतलब यहाँ पे सेंसर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, तो एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो बियॉन्ड उसके रीजन पीओके। तो फिलहाल 700 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम एलओसी यहाँ पे हमारे पास ये वायर्स है, तो हम इसको कहते हैं एआईओएस, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम। तो ये जो वायर्स है यहाँ पे फेंसिंग, ये इसमें प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ स्नो, तो हर सीजन में इनको जरूरत होती है रिपेयर्स। लेकिन अब जब सेंसर्स लाए जाएंगे तो ये जरूरत नहीं होगी, प्लस इन्फिल्ट्रेटर्स भी इसके यूज टू हो जाते हैं और वो इजीली इसको टैकल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्मार्ट सेंसर्स लाए जाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है, यूएसए हैज कमिटेड टू पेमेंट फॉर थार्ड। तो ये थार्ड है एंटी मिसाइल सिस्टम, तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम यूएसए इंस्टॉल करेगी इन साउथ कोरिया, टारगेटिंग नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप कर रही है उससे मेजर जो थ्रेट है वो साउथ कोरिया को है, वो यूएसए तक पहुंचना चाहती है, और यूएसए और साउथ कोरिया क्लोज एलीज है, तो इसीलिए ये थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है। और यूएसए ने कहा था कि इसका पूरा खर्चा वो उठाएंगे, $1 बिलियन का ये पूरा आएगा। तो यहाँ पे ये रडार सिस्टम आप देखते हैं, तो जैसे ये मिसाइल इनकमिंग थ्रेट कोई मिसाइल आती है तो यहाँ से लॉन्चर से एंटी मिसाइल लॉन्च की जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इंटरसेप्टर ये इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये जो सिस्टम है अगर यहाँ पे लॉन्च किया गया तो इसके अगेंस्ट चाइना ने काफी प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि फिर यूएसए के कंट्रोल में ये एंटी मिसाइल सिस्टम होगा तो वो चाइना के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए यूएसए ने कहा था वो पूरा खर्चा उठाएगी, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बाद में कहा कि नहीं, इसका खर्चा साउथ कोरिया भी देगी। तो अब साउथ कोरिया ने कहा है नहीं, हमने यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन से कंफर्म किया है कि नहीं, दिस विल बी कंप्लीटली बॉर्न बाय यूएसए, क्योंकि ये यूएस कंट्रोल में रहेगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, पोलियो केस नंबर्स ड्रॉप इन पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो अभी लास्ट 6 मंथ्स में पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये जो वाइल्ड पोलियो वायरस है टाइप 1 और टाइप 3, इसके केसेस काफी कम हो गए, 8 केसेस रिपोर्ट हुए। तो ये 2 मेजर कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस केसेस हो। जो और एक कंट्री है वो है नाइजीरिया। तो यहाँ पे नाइजीरिया में हमने देखा है कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस भी काफी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो टाइप 1 टाइप 3 के लिए जो है बाइवैलेंट वैक्सीन चाहिए, तो ये
एक्चुअली पोलियो इंडिया से भी इरेडिकेट हो गया है, तो अब कंट्रीज ने अभी भी पोलियो वैक्सीन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ट्राइवैलेंट पोलियो वैक्सीन होती है, 3 स्ट्रेन है पोलियो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अब ट्राइवैलेंट वैक्सीन की जरूरत है, क्योंकि टाइप 2 हमने अनाउंस कर दिया है कि एलिमिनेट हो गया है, इसीलिए हमने ट्राइवैलेंट से बाइवैलेंट वैक्सीन पे स्किप जंप किया है। तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइवैलेंट वैक्सीन यूज करेंगे, मतलब सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 को टारगेट करने की जरूरत है। लेकिन अब और एक कंसर्न जो सामने आया वो ये है कि टाइप 2 वैक्सीन एलिमिनेट तो हो गया है, वाइल्ड स्ट्रेन नहीं है, पर वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हो रहा है। तो ये वैक्सीन डिराइव्ड केसेस काफी सारे नाइजीरिया में सामने आए हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप है ऑफ एक्सपर्ट्स सेज, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था इन 1999, उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि टाइप 1, टाइप 3 को टारगेट करने से पहले ये जरूरी है कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस को हम टारगेट करें, टाइप 2 वाले। तो वैक्सीन डिराइव्ड क्या होता है कि जो वैक्सीन होती है उसके अंदर वायरस होता है, वीक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस होता है। तो क्या होता है कि जब वीक वायरस होता है तो बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती है और ये वायरस को टैकल कर सकती है। तब तो इससे क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो सच में जब वायरस अटैक करेगा तो बॉडी में एंटीबॉडीज स्ट्रांग होगी और वो ये वायरस को टैकल कर सकती है। तो वैक्सीन का कंसेप्ट ये है। पर ऐसा होता है कि कुछ केसेस में ये जो वैक्सीन में वायरस होता है वो वायरुलेंट हो जाता है और उस वजह से वैक्सीन की वजह से ही पोलियो हो जाता है। तो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न है, ये इस बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये है, आप देख सकते हैं टाइप 2 ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है सितंबर 2015 में इरेडिकेटेड, पर अब वैक्सीन डिराइव्ड केसेस आ रहे हैं और टाइप 3 को हम टारगेट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइप 1 को टारगेट करेंगे। तो ये 3 पोलियो वायरस केस। फिर अगला न्यूज़ आइटम है इंडिया यूएस टू होल्ड टॉक्स इन मे टू बूस्ट ट्रेड टाइज। तो इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स तो हो गए, तो यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, तो इवन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज डिस्कस किए जाएंगे। तो बेसिकली ऑन पॉलिसीज फॉर टेक्नोलॉजीज जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो डिस्कस होने वाला है, ये एक पॉइंट है। इवन ट्रेड एक्सपो होने वाला है इन न्यू जर्सी, ग्लोरियस इंडिया, तो यहाँ पे ये भी एक न्यूज में है, मे में ही होगा ये। और लेकिन 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है इंडिया यूएस रिलेशंस में, एक है H1B वीजा केस, जो अब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं वीजा पे, तो आपको पता है, और दूसरा है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। तो यूएसए में ये स्पेशल 301 रिपोर्ट आता है, तो इस रिपोर्ट में यूएसए वो सारी कंट्रीज को लिस्ट आउट करते हैं जिसमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंडिया को कई टाइम से इस पे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है और अब 2017 में भी इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रहती है यूएस के इन स्पेशल 301। तो ये इसका मतलब है कि यूएसए का मानना है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। तो पेटेंट्स यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो पेटेंट्स दिए जाते हैं मेजरली। और 2 और चीजें जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वो 2 चीजें हम देखेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली है कि हर चीज आजकल कनेक्टेड है। तो ये जो है कंज्यूमर्स के पास स्मार्ट होम कंट्रोल्स होते हैं, लाइटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाता है इससे। तो रिटेल सेक्टर में भी है, मेडिकल सिस्टम में वेरेबल डिवाइसेस होते हैं, तो उससे आपको डिजिटली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो आप कर सकते हैं। टेली हेल्थ सर्विसेज है, तो ये पूरा जो है इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। प्लस और एक टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि आप वर्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन मतलब आपके पास सामने खुद नहीं है, आप वर्चुअली आपके पास है। तो आपके पास फिजिकल हार्डवेयर होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कंप्यूटिंग फंक्शंस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के जो एक मेजर एग्जांपल है वो दिया जाता है रिगार्डिंग ईमेल। ईमेल सर्विसेज आप यूज करते हैं, ईमेल्स आपके कंप्यूटर पे नहीं है, आप इंटरनेट यूज करके आप जो ईमेल सर्वर है उसके ऊपर अपने ईमेल्स रखते हैं। तो उनका प्रोग्राम आप यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ईमेल ओपन करने के लिए, जो आपके खुद के कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट बना दिया, जो मोस्ट सिंपल प्रोमिनेंट एग्जांपल। और सर्विसेज काफी सारे जो सास कहते हैं, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये अब दिया जाता है। मतलब आप सॉफ्टवेयर किसी और से हायर करोगे, इवन ऑनलाइन आप लोगे कोई कंपनी से, तो वो सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन देंगे, आप उनका पूरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उनके सर्वर पे आप अपना पूरा डेटाबेस रख सकते हैं और आप उनको पे करेंगे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से ही पॉसिबल है। तो बड़ी कंपनीज को भी हर एक को अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, इवन डेटाबेस वगैरह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इवन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दिया जा सकता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स।
फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर फॉर मोर पीएसबी मर्जर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो एसबीआई के साथ 5 एसोसिएट बैंक्स मर्ज हुई, इवन भारतीय महिला बैंक 2013 में बनाई गई थी उसको भी मर्ज किया गया। तो ये भारतीय महिला बैंक बनाई गई थी मेजरली फॉर वुमेन। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए सबको अलाउड है और मेजरली वो लोन्स क्रेडिट वुमेन को देंगे, तो वो उनका फंडा था। तो अब इनको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो बाकी 21 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको भी मर्ज किया जाए, उनके रिसोर्सेज कंसोलिडेट किया जाए ताकि वो स्ट्रांग हो सके। इवन आरबीआई गवर्नर का भी यही मानना है कि बैंक मर्जर्स जरूरी है, लेकिन जो भी बैंक मर्जर्स हो गए उनको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्लियरेंस लेना वो जरूरी है। तो ये सारे रीसेंट जो बैंक मर्जर्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो और ये एसबीआई मर्जर के बारे में दिया गया है। और जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एस्टैब्लिश किया गया है थ्रू कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002, लेकिन इसमें फिर अमेंडमेंट्स लीगल चैलेंजेस आए, अमेंडमेंट्स किए गए और 2007 में अमेंडमेंट्स के बाद ये 2009 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इफेक्टिव हुआ है, फंक्शनल हुआ है। तो ये कॉम्पिटिशन एक्ट रिप्लेस करता है एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो 1969 का था। इसके अंदर जो प्रोविजंस थे यहाँ पे इनके पास पावर्स नहीं थे कि वो पेनल्टीज भी दे सके। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पेनल्टीज भी दे सकते हैं ऑफेंसेस के लिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए, इनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी भी है। तो ये बेनिफिट्स है। तो हमने काफी न्यूज में भी डिस्कस किया है जो सीसीआई ने जो रूलिंग्स दिए हैं और पेनल्टीज इंपोज किए काफी सारी कंपनीज। फिर अगला न्यूज आइटम है सम वे टू गो बिफोर द फिनिश। तो ये है रिगार्डिंग स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस स्कीम। तो ये जो फ्रेट ट्रेन मतलब के जो गुड्स कैरी करते हैं, तो ये फ्रेट ट्रेन्स जो है यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है अब एक प्लान से उनके कि वो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेंगे कि वो अपनी फ्रेट ट्रेन्स रन कर सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट टर्मिनल जो खुद ओन करते हैं। तो ये अब अलाउ किया जाएगा। तो ये स्कीम में ऑफकोर्स रेलवे मिनिस्ट्री का ही ट्रैक यूज किया जाएगा, रेलवेज का ट्रैक, इवन ट्रेन के ऑपरेशन पे रेलवेज का ही कंट्रोल रहेगा। पर जो बेनिफिट्स इससे होंगे वो ये होगी कि जो बल्क मूवमेंट है फ्रेट्स का वो इजीली फैसिलिटेट किया जाएगा फॉर द कंपनीज और इवन मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग मोड्स ट्रांसपोर्ट के, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी रोडवेज यूज किया जाता है या इनलैंड वाटरवेज यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रेलवेज डेवलपमेंट के साथ अच्छे से हो जाएगा। और जो इश्यूज इन्वॉल्व है यहाँ पे वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो काफी सारे इश्यूज है जो डेवलपर्स यहाँ पे ला रहे हैं। तो एक है क्योंकि कंपनीज यूज करेंगे प्राइवेट टर्मिनल्स पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज करना पड़ेगा जो रेलवेज का है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिग्नलिंग का है, ट्रैक से उनको मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि जो कंजेस्टेड रूट्स है उनके कंसर्न्स रिजॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि दिल्ली मुंबई रूट काफी कंजेस्टेड है। तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स अलाउ करते हैं फिर भी रूट्स तो कंजेस्टेड रहेंगे। इवन सेम ट्रैक्स यूज किए जाते हैं फॉर पैसेंजर्स एंड फ्रेट ट्रेन्स, वो भी कंजेस्शन होता है। इवन पैसेंजर ट्रेन्स को ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है, वो एक पॉइंट है। इवन लैंड एक्विजिशन, ये जो टर्मिनल्स प्राइवेट टर्मिनल्स होंगे उनके लिए लैंड एक्विजिशन भी एक इशू रहेगा, वो कंसर्न है। इवन कई ऐसे पहले भी ये स्कीम्स आए हैं जैसे कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर स्कीम। तो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है क्योंकि काफी सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स को बेनिफिट्स नहीं होते, तो वो भी है। और इवन रेलवेज काफी हाई चार्जेस लगाती है उनके ऊपर, इवन टैरिफ्स कभी भी इंक्रीज कर देती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है और फिर ये वायबल नहीं है। कोई गारंटी भी नहीं होती रेलवेज की कि टाइमली डिलीवरी होगा कंसाइनमेंट का। और अभी जो रिसेंटली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं और जो कंप्लीट किए जाएंगे बाय 2019, तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पे भी इनको प्राइवेट टर्मिनल्स फ्रेट ट्रेन्स अलाउ किए जाएंगे, इनपुट्स पे भी कि नहीं उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। और इवन जो अप्रूवल प्रोसेस है कि कौन सी रेट ट्रेन्स अलाउ किए जाएंगे, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो अभी दी नहीं गई है। तो फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बाद में आएंगे कि ये बोलेंगे ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, तो उनसे भी ये कंपनीज को दिक्कत हो सकती है बाद में। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि रेलवेज खुद ही ऑपरेटर है और रेगुलेटर भी है, तो इसीलिए उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी प्राइवेट कंपनीज का इजीली नहीं होगा। लेकिन अभी जो प्लान है ये रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक रेगुलेटर बनाई जाए, तो अगर ये बन जाएगी तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये कंसर्न्स है रेलवेज में। बेसिकली एक जो एग्जांपल दिया गया है जो काफी कंसर्निंग है कि जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे रेलवेज का जो कंटेनर पे वॉल्यूम पे जो शेयर है वो है सिर्फ 1/3 से भी कम। तो यहाँ पे रेलवेज का कमांड क्यों नहीं है?
और रोडवेज यहाँ प्रोमिनेंट है। तो ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, यहाँ से मेजरली कार्गो इवन नॉर्थ और वेस्ट से आता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में तो कॉम्पिटिटिवनेस रेलवेज का ही बेटर रहता है, फिर भी रेलवेज का शेयर इतना कम है। तो इससे ये क्वेश्चन रेज होते हैं कि फ्रेट ट्रेन्स के लिए काफी सारे डेवलपमेंट्स रेलवेज को ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से वो अपना ये शेयर बढ़ा सके। फिर अगला न्यूज आइटम है What you need to know about infrastructure investment trusts। तो इंडिया का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIP InvIT, ये अब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, तो इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स जैसे सारे इन्वेस्टमेंट्स खुद डिसाइड करते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना है, तो वैसे ये ट्रस्ट जो होगा वो डिसाइड करेंगे कि ये अलाउ किया जाएगा इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो वो डिसाइड करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ये फंक्शन करेंगे। इनको सेबी के साथ रजिस्टर करना जरूरी होगा, दे विल बी रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट्स विद सेबी और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स है तो रिटेल इन्वेस्टर्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, पर मिनिमम एक जो एप्लीकेशन साइज होगी इन्वेट यूनिट के लिए वो होगी 10 लाख की, मिनिमम 10 लाख होते हैं यूनिट के। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और यहाँ पे ऑफ कोर्स टैक्स कंसेशंस भी दिए गए, डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स है 15%, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे भी कोई टैक्स नहीं। लेकिन इसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं वो ये म्यूचुअल फंड ट्रस्ट जो है, म्यूचुअल फंड की तरह ये ट्रस्ट ही डिसाइड करेगा। तो वो ट्रस्ट के पास होगा, इन्वेस्टर्स जो ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्ट किया, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, वो डिसीजन ट्रस्ट का ही रहेगा। तो ये म्यूचुअल फंड की तरह ऐसे फंक्शन करेंगे। पर्पस इसका यही है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जा सके, डाइवर्सिफाई किया जाए, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन रोडवेज, इन पावर सेक्टर एक्सेट्रा। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, चाइना यूरोप प्लानिंग टू बिल्ड मून विलेज। जो चाइनीज स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने कोलैबोरेशन किया, उन्होंने कहा है कि हम मून पे एक विलेज बनाएंगे। तो ये मून विलेज जो होगा इसको यूज किया जा सकता है फॉर 3 एस्पेक्ट्स। एक है कि मून से आप लॉन्च करो अपना व्हीकल फॉर डीप स्पेस, जैसे कि अगर मार्स पे व्हीकल लॉन्च करना है सैटेलाइट, तो वो यहाँ से मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। दूसरा है कि ये टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी यूज किया जा सकता है, स्पेस टूरिज्म डेवलप होगा। और तीसरा है कि लूनर सरफेस के ऊपर भी मिनरल्स है, के अंदर मिनरल्स है, तो लूनर माइनिंग भी किया जा सकता है। तो ये सारे इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये मून विलेज अनाउंस किया। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।